अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर 24 करेंगे फोर्स्ड मोशन विद डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या है? हमारे पास एक पेंडुलम है, कुछ इस तरह से एक पेंडुलम है। तो उसको हम इधर से मूव करके तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आहिस्ता से वो क्या होगा, इस तरह से मूव करता हुआ वो एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। जब तक हमने उसे मूव किया वो मूव होता रहा। ठीक है, जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई करना छोड़ दी तो वो स्टॉप हो गया। तो यही डैम्पिंग है। ठीक है, डैम्पिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 3 फार्मूलाज हैं। W इक्वल टू mg, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के इंटू एस प्लस एक्स। डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू माइनस बीटा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ये 3 फार्मूले हमने लेक्चर 23 में डिटेल से कर लिए हुए हैं। ये आपने करनी है 3 चीज़ें। नेक्स्ट ये एक एक्सटर्नल फोर्स है एफ ऑफ टी। ठीक है, ये एक न्यू चीज़ इन्वॉल्व हुई है लेक्चर 24 में फोर्स्ड मोशन में। जैसे हमने लेक्चर 23 में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने इक्वेशन जो सॉल्व की थी वो होमोजीनियस इक्वेशन से इक्वल टू 0 था उसमें। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स कि यहाँ पे एफ ऑफ टी होगा। ठीक है, ये नीचे फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। ये फार्मूला हम लेक्चर 23 में कैसे ड्राइव करना है वो मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ पे आपने ये फार्मूला कर लेना। ठीक है, सेम वही फार्मूला है, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि लेक्चर 23 में जब हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ टी होगा एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 है इंटरप्रेट एंड सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, दूसरा उसने बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है उसको अप्लाई करना है जब हमारे पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, देन उससे हम एलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर 5 cos 4t नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करेंगे, देन हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, देन दोनों सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड अप करके हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो हमारे पास m है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में 1/5 इक्वल है हमारे पास m के, और एक्सटर्नल फैक्टर है हमारे पास 5 cos 4t। 1.2 जो है वो हमारे पास है लैम्डा। ठीक है, 1.2 हमारे पास किसके इक्वल होगा? लैम्डा के, बीटा के, और बीटा किसके इक्वल होता है? लैम्डा के। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इधर कुछ स्टेप मिसिंग है तो इसने डायरेक्ट किया हुआ है, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एवरी स्टेप मैंने किया हुआ है। ठीक है, उधर से कुछ स्टेप मिसिंग थे। हमारे पास क्या इक्वेशन है? 1 डिवाइडेड बाई 5 डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1.2 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2x इक्वल टू 4 cos 4t। सोल्यूशन मैंने कैसे फाइंड किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसी इक्वेशन को नीचे एज इट इज़ जैसे हमारे पास क्वेश्चन में था वैसे ही लिख दिया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इस 1 डिवाइडेड बाई 5 को हमने ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? दोनों साइड पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया और ये 5 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 जो है
ये 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन ये 5 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी। 5 5 खत्म होगा तो डबल डेरिवेटिव आ गया, प्लस 5 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, तो 6 dx/dt, और 5 को 2 से किया 10, तो 5 को 5 से किया तो 25 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है, होमोजीनियस नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नॉन होमोजीनियस को पहले जस्ट हमने होमोजीनियस बनाना है, ठीक है। तो होमोजीनियस कैसे बनेगी, इसकी इक्वल टू 0 रख के हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे हम करते थे, सेम मेथड से हम लेट करेंगे x, ठीक है, हम लेट करेंगे x इक्वल है e⁻mt, देन हम एक्सट्री इक्वेशन लाएंगे, देन हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x इन्वॉल्व है, तो लेट हम कर लेंगे x इक्वल है e⁻mt। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो डेरिवेटिव हैं x के, तो इट्स मीन हमने x के दो डेरिवेटिव लेने हैं। ये मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो dx/dt हो गया, देन दूसरी साइड पे जब हम लेंगे e⁻mt का तो क्या आ जाएगा e⁻mt एज इट इज़। आपको पता है जब हम e का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एज इट इज़ आ जाता है, तो ये e⁻mt एज इट इज़ आ गया। देन उसकी पावर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इस पावर का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो आपको पता है m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और dt डिवाइड बाई dt 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया m e⁻mt। अब हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था उसी का हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। तो उसी तरह से हमारे पास m कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो e⁻mt का हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो m कांस्टेंट एज इट इज़, और आपको पता है e की पावर का जब हम डेरिवेटिव e⁻mt ही आएगा, उसकी पावर का लेंगे तो अगेन हमारे पास m कांस्टेंट आ जाएगा और एक t डिवाइड बाई t आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2m हो गया और e⁻mt, तो m² e⁻mt। नेक्स्ट अब हमने x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x और सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यूज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो इन इक्वेशंस को पुट कर देते हैं हम, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, ऊपर करके थोड़ा दिखा देती हूँ। x की पावर e⁻mt, फर्स्ट डेरिवेटिव m e⁻mt, सेकेंड डेरिवेटिव की पावर m² e⁻mt। तो ये मैंने इक्वेशन में पुटअप कर दी हैं, इक्वल टू 0 है, होमोजीनियस इक्वेशन में पुट कर दी हैं। e⁻mt ईच वैल्यू में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम e⁻mt जो है उसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास आ गया m² प्लस 6m प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो e⁻mt हमने नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हमने इसको इग्नोर कर देना। तो हमारे पास अलग से इक्वेशन बन जाएगी m² प्लस 6m प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको पता है अलग से इक्वेशन को हम सॉल्व 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं और सेकंड मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो फैक्टराइजेशन से किया था, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके कर लेते हैं ताकि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी पता चल जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b जमा माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। m के रूट फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने लिख दिया m इक्वल टू, ठीक है, a b c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m² के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारे पास a है, जो m के साथ है वो b और जो इधर है c। a b c की वैल्यूज़ मैंने पुटअप कर देनी है। b है -6 जमा माइनस √b का स्क्वायर 6² माइनस 4, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास क्या है 1। तो ये मैंने पुट कर दिया और -6 जमा माइनस √36 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 40 डिवाइडेड बाय 2। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है,
तो -6 जमा -40 में से -40 36 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगाया, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करेंगे, -6 जमा -√-4 था, ठीक है। तो 2 का 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो -1 मैंने इसलिए कॉमन ले लिया है, साइड पे अलहदा कर लिया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वो बाहर आ गया इस तरह से। तो आपको पता है अंडर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है। तो अंडर रूट -1 की जगह मैंने पुट कर दिया आयोटा। देन ये 2 मैंने कॉमन ले लिया इधर से, ठीक है। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -3 जमा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रूट्स क्या आ गए, m1 और m2 -3 जमा माइनस आयोटा। तो m1 है -3 जमा आयोटा और √2 क्या है -3 माइनस आयोटा। अब हमने देखना है ये रूट कॉम्प्लेक्स हैं, रियल हैं या डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर रिपीटेड है। तो यहाँ पे आयोटा है, तो ये हमारे पास कौन से रूट हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। लेक्चर 23 में मैंने आपको बताया था रूट्स का कैसे पता चलेगा। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास होता था एक्स सी, ठीक है। सी जो है वो कम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, e⁻−λt इंटू C1 cos t प्लस C2 cos sin t, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था, तो फार्मूला में हमने वैल्यू पुट अप कर देनी है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी है। लेक्चर 23 में ये फार्मूला है, आपने वहाँ से देख लेना। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ। ये -3 मेरे पास कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था लैम्डा की वैल्यू वो होगी जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा रूट में। तो जो योटा के साथ होगा वो हमारे पास एंगल होगा। योटा के साथ 1 था इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, टी ही रहने दिया है। और -3 को मैंने लैम्डा की जगह पे पुट कर दिया, -3 e की पावर में आ गया। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर था इक्वेशन में, तो अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी फाइंड करना होता है। तो अब मैं आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताती हूँ कि मैंने कैसे फाइंड किया। एक्स पी रिप्रेजेंट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन को इंटू टी इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास आएगी इक्वेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, ऑलवेज आपने यही इक्वेशन लिखना है, a cos 4t जमा b sin 4t। अब डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा एंगल का, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये एंगल लिखना है। तो दूसरी सारी इक्वेशन एज इट इज़ होगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 4t हमारे पास एंगल जो है ये कहाँ से आया, ये मैंने लिया उस इक्वेशन से जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन में जो एक्सटर्नल फैक्टर था उसमें जो एंगल होगा वो हमने एंगल यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कॉज और साइन के साथ लिखना है। ये देखिए मैं ऊपर आपको दिखा देती हूँ कि 40 कहाँ से ये एंगल लिया, ठीक है। ये ऊपर देखें, क्वेश्चन में जो एक्सटर्नल फैक्टर में था उसमें एंगल क्या था 40, ठीक है। इसलिए मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एंगल क्या लगाया 4t। अगर यहाँ पे 3t होता तो मैंने यहाँ पे क्या करना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैंने कॉज और साइन के साथ 3t लगा देना था, ठीक है। जस्ट ये डिफरेंस आना था, बाकी होल इक्वेशन जो है वो यही रहनी थी, ठीक है। और कॉज और साइन के साथ जस्ट 3t आ जाना था। एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हुए यहाँ पे हमने एंगल पुट करना है। मेरी तो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है इक्वेशन में 2 डेरिवेटिव थे, ठीक है। तो हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं। ये देखें इक्वेशन में 2 डेरिवेटिव थे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक्स पी के हमने एक्स पी का डेरिवेटिव 1 और एक्स पी का डेरिवेटिव 2,
इसके अकॉर्डिंग हमने एक्स पी के दो डेरिवेटिव फाइंड कर लेने हैं। तो ये मैंने इधर दो डेरिवेटिव फाइंड किए हैं। एक्स पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास क्या ये आ गया, ठीक है। ये कैसे है मैं बता देती हूँ, ठीक है। जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो एक्स पी का, तो एक्स पी पे प्राइम आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है डेरिवेटिव को हम प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं ए कॉस 4t का डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -4a sin 4t। ये कैसे आया, ए कांस्टेंट था, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, और जब मैंने कॉस का डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आ गया माइनस साइन, ठीक है, -sin 4t आ गया। देन हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एंगल यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4t, ठीक है। 4t का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो 4 कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा और टी डिवाइड बाई dt 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4a sin 4t। नेक्स्ट b sin 4t का डेरिवेटिव लेते हैं। b एज इट इज़ आ जाएगा, b कांस्टेंट है। sin 4t पे जब मैं डेरिवेटिव लूँगी, sin का डेरिवेटिव होता है cos 4t, और जब डेरिवेटिव का पावर का लूँगी, ठीक है, उसके साथ जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास अगेन 4 कांस्टेंट आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ गया 4b cos 4t, ठीक है। देन हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव में जब मैं इसका डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करूँगी तो -4 कांस्टेंट है, -4a कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। sin 4t का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो sin का डेरिवेटिव होता है cos, तो इधर मैंने ये cos लिख दिया, cos 4t। cos का 4t का डेरिवेटिव होता है -sin 4t, तो आ जाएगा -sin 4t। देन हमने उसके एंगल पे अप्लाई करना है डेरिवेटिव, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा -16b sin 4t। नेक्स्ट हमने एक्स पी और एक्स पी प्राइम और एक्स पी डबल प्राइम की वैल्यूज़ को हमने नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स पी फर्स्ट प्राइम और एक्स पी सेकेंड प्राइम की वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो ये मैंने इधर वैल्यूज़ पुट की हैं। तो जब मैंने ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है, ये एक्स पी डबल प्राइम की वैल्यू है, ये हमारे पास 6 एक्स पी सिंगल प्राइम की, और ये एक्स पी की वैल्यू आ गई, और ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो इक्वेशन में था। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। वो एज इट इज़ फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स एज इट इज़ आ गई, और मैंने 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -24 आ गया, और a sin 4t। अब 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से तो मेरे पास आ गया 24b cos 4t। इसी तरह 10 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a b से, ठीक है, 10 नहीं हो जाएगा और 10b sin 4t हो जाएगा, और 25 cos 4t एज इट इज़। अब हमने साइन और कॉस वालों को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट किया हुआ है साइन और कॉस को, ठीक है। तो ये दो जो ए कॉस वाले पहले हमने कर लेने हैं अलहदा, ठीक है। ए कॉस, ये 3 ए कॉस हैं, ठीक है, एक ही है, एक ये वाला है, ठीक है। तो -16 में से जब मैं लेस करूँगी 10 तो मेरे पास आ जाएगा -6 ए कॉस, ठीक है। और एक यहाँ पे है कॉस बी वाला, क्या है, कॉस बी वाला एक था हमारे पास 24, तो उसको भी मैंने लिख लिया। तो ये cos 40 तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब मैंने साइन वाले इकट्ठे कर लेने हैं। एक साइन वाला ये है -16b, एक साइन बी इधर है, साइन ए वाले पहले लिख लेते हैं -24a, ठीक है। और एक है यहाँ पे -b वाले कौन से हैं, -16b, और एक है +10b। -16 से जब 10 लेस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -6b। तो इन तीनों में से भी मैंने sin 4t कॉमन ले लिया, तीनों में इन्वॉल्व था, ठीक है। तो sin 4t मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 25 cos 4t आ गया।
अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेना है। इक्वेट कैसे करना है, कॉस वाली कॉस के साथ इक्वेट हो जाएगी, ठीक है, और साइन ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको कंपेयर कर लेते हैं हम, तो ये वैल्यू इक्वल हो गई 25 के, बिकॉज दोनों के साथ कॉस है, ठीक है, कॉस कॉस से के साथ कैंसिल हो गया। और ये सेकंड इक्वेशन है, ये इक्वल हो जाएगी 0 के, बिकॉज इधर साइन वाली कोई वैल्यू नहीं है, साइन ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई इक्वेट करके। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे हमने लेक्चर 23 में किया था, और ये उसी मेथड से दोनों मसावात को सॉल्व करना है जैसे हमने 9th 10th में किया था, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। देखें, अगर मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा -24b, ठीक है, और +24b और -24b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास a की टर्म में वैल्यू आ जाएगी, उसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकल आएगी। देन उस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करके हमारे पास b की भी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं सॉल्व करके, a और b की। ये देख, इधर भी देख लेते हैं कि सेम ही आई हैं, ठीक है। ए और बी की वैल्यू ये देखें, ए की वैल्यू आई है -25 डिवाइडेड बाई 1/2 और 50 डिवाइडेड बाई 51। ये देखिए सेम एज इट इज़ मेरे पास भी आई हैं। अब इन ए और बी की वैल्यूज़ को हमने एक्स पी में पुट कर देना, ठीक है। जो पर्टिकुलर सोल्यूशन एक्स पी था मेरे पास, ये वाला एक्स पी, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने ए और बी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ मैंने ए बी की पुट की हैं। तो अब मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन भी आ गया। तो जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को ऐड करके हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है। अब हम ये जनरल सोल्यूशन जो है ये निकाल लेते हैं दोनों को ऐडअप करके। ये थोड़ा लेंथी था तो इसलिए मैंने यहाँ से ही आपको दिखा देती हूँ दोनों को ऐडअप किया हुआ है। ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है इतना, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, दोनों को हमने ऐडअप कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन x इंटू टी। अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आई है, हमें दो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। इसका मैंने डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव मैंने जनरल सोल्यूशन का क्यों लिया, क्योंकि ऊपर हमें इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। उसके लिए क्या था कि x इंटू टी, इट्स मीन टी की जगह पे जब हम 0 पुट करें तो हमारे पास, ठीक है, और इसको इक्वल टू 1/2 रख के हमने उसको सॉल्व करना है। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है कि x इंटू टी का प्राइम डेरिवेटिव लेके उसमें टी की जगह पे 0 पुट करके इक्वल टू 0 रख के उसको हमने सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमें जनरल सोल्यूशन का डेरिवेटिव भी रिक्वायर था, तो मैंने डेरिवेटिव भी ले लिया जनरल सोल्यूशन का। ये डेरिवेटिव कैसे लिया मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब मैंने e की पावर -3t का डेरिवेटिव लिया तो e की पावर -3t एज इट इज़ एक दफ़ा आ गया, और दूसरी दफ़ा हम उसका एंगल का जो होता है उसकी पावर, उसका डेरिवेटिव लेता है। जब पावर का डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास 3 - 3, ठीक है, वो कॉमन आ जाएगा। तो -3 e की पावर -3t एज इट इज़ आ गया। देन हमने इस अंदर वाली वैल्यू का लेना है। जब मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी तो C1 जो है, साइन का आपको पता है, साइन और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। आपने डेरिवेटिव्स ले लेना है साइन और कॉस का, जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आपने ले लेना है। हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है x इंटू 0 इक्वल टू 1/2, यानी कि हमने जो जनरल सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, x इंटू टी, उसको हमने इक्वल रखना है 1/2 के, ठीक है। तो टी पुट करने के x, ये जो यहाँ पे जब हम जनरल सोल्यूशन में टी की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो हमारे पास
ये देखें e पावर में जब मैंने t की वैल्यू 0 पुट की तो -3 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो e हमारे पास e की पावर जब 0 होते तो आपको पता है हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है, तो वो 1 आ गया। c1 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। cos t में जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तो c1.1 हमारे पास आ गया प्लस c2 साइन t के जगह पर जब 0 पुट करेंगे तो आपको पता है साइन 0 इक्वल होता है 0 के, तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा c2 से तो c2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ से हमारे पास क्या बच गया c1.1, दोनों 0 टर्म्स हो गई तो हमारे पास बच गया c1.1, ये वाला c1.1। नेक्स्ट हमने अप्लाई जब किया t की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है, cos 4t था, t की वैल्यू जब 0 पुट की cos 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है, तो cos 0 हमारे पास 1 होता है तो एज इट इज़ कांस्टेंट आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 1/2। जब हमने नेक्स्ट अप्लाई की साइन 4t, ठीक है, साइन 0 0 इक्वल कर होता है, ठीक है, तो जब वो 50 डिवाइड बाई 51 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास वो 0 हो गया। तो हमारे पास ये दो टर्म बच गई c1.1 -25 डिवाइडेड बाई 102 इक्वल टू 12, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2 क्यों रखा, बिकॉज हमें बाउंड्री कंडीशन में ये रिक्वायर्ड था कि इक्वल टू 1/2 रखना है। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, एलसीएम लेके, तो एलसीएम कैसे लिया, ठीक है, 102 को मैंने 102 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 102 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 51 आ गया। देन 102 के ऊपर वो 25 है तो वो 25 एज इट इज़ आ गया। दोनों को ऊपर वाली दोनों को एडअप करके हमारे पास 38 आ गया, नीचे 151 आ गया, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके c1 की वैल्यू आ गई। अब हमने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। जनरल सोल्यूशन का जो हमने डेरिवेटिव लिया था, ठीक है, उसमें t की वैल्यू 0 पुट करनी है और उसको इक्वल रखना है 0 के। तो हम देख लेते हैं ये कैसे हमारे पास आया है। जब हमने t की वैल्यू 0 पुट की, ठीक है, तो e की पावर में जब e की पावर आपको पता है जब t पुट करेंगे -3 मल्टीप्लाई होगा t 0 से, ठीक है, तो e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट आ गया c1, कॉस में जब हम t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपको पता है तो वो 1 के इक्वल होता है c1.1। जब हम c2 एज इट इज़, ठीक है, और साइन में जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस e की पावर mt अगेन e की पावर 0 हो जाएगी, e की 0 1 पावर 1 इक्वल होती है, ठीक है, -c1। तो साइन में जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इक्वल होता है 0 के, तो ये होल टर्म 0 होगी, ठीक है। देन c2 है, कॉस में जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको पता है cos 0 इक्वल होता है 1 के, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा c2.1, ठीक है, तो c2 बच गया, यहाँ से c1 बचा था और यहाँ पे c2 बचा था, ठीक है, वो हमने नीचे लिख लिया। नेक्स्ट साइन वाली टर्म अगेन 0 हो जाएगी और कॉस वाली टर्म में जब cos 1 हो जाएगा तो 200 डिवाइड बाई 51 बच जाएगा, वो हम नीचे ये देखें इधर लिख लिया, -3c1 प्लस c2 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 51 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके हमने c2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो c2 की वैल्यू इधर रख लेते हैं, दूसरी वैल्यूज़ का हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c1 की यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके हमारे पास c2 की वैल्यू इस तरह से आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो x इंटू टी जनरल सोल्यूशन था उसमें मैंने a b c1 और c2 दोनों वैल्यूज़ पुटअप कर दी हैं, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये है ट्रांशिएंट एंड स्टेडी स्टेट टर्म्स। इधर अगर मैं इधर से आपको समझाऊंगी ना, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज होना है, इसलिए मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है उसमें हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, ठीक है, एक ई की पावर में और एक विदाउट ई की। ये जो ई की पावर में है, ठीक है, ये हमारे पास होगा ट्रांशिएंट टर्म, ये हमारे पास ट्रांशिएंट टर्म है, ई की पावर इन्वॉल्व है, ठीक है, और जो विदाउट ई की पावर होगी वो हमारे पास स्टेडी स्टेट टर्म होगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से लेके ये जो है ये हमारे पास ट्रांशिएंट टर्म है
और ये हमारे पास स्टेडी स्टेट टर्म है जिसमें ई इन्वॉल्व होगा, वो हमारे पास ट्रांसफर टर्म होगी। बस आपने ये जस्ट याद रखना है एमसीक्यूज़ के तौर पर, ठीक है। इस तरह से कोई इक्वेशन दी हुई होगी, उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें ट्रांसफर टर्म इन्वॉल्व है या नहीं, ठीक है। बस यही एक पॉइंट था इसमें। अब ये देखिए इधर ट्रांसफर टर्म है, ठीक है, एक पावर इन्वॉल्व है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में, तो ये ट्रांसफर टर्म है, ठीक है। और इधर ये देखें ये स्टेडी स्टेट टर्म है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में ट्रांसफर टर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखें जनरल सोल्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है ट्रांसफर टर्म प्लस स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि सेम उसी तरह से जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर भी मैं। अगर आपने एग्जाम्पल 1 अच्छे से समझ होगी तो आपकी एग्जाम्पल 2 जो है वो खुद ब खुद हो जाएगी। सेम उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको हम पहले होमोजीनियस बनाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, तो अगर हमारे पास होता तो हमने उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको ख़त्म करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट डबल डेरिवेटिव भी है, ठीक है। तो इसको जस्ट हमने क्या करना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है इक्वल टू 0 रख के। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। देन हमने क्या करना है, एक्स इक्वल की पावर ई के पावर एम एक्स, ठीक है, और वो हमने कर लिया। देन उसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। ई की पावर एम टी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ई की पावर एम एक्स भी लिख लिया तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ई की पावर एम एक्स हमने ले लिया, ठीक है। उसके हमने 2 डेरिवेटिव लिया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है, 2 डेरिवेटिव हमने ले लिए। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यूज़ का हमने इक्वेशन में पुट कर देना है। देन हमने वहाँ से ई की पावर एम टी कॉमन लेनी है और हमारे पास इस तरह से लेक्सरी इक्वेशन बन जानी है, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। देन हमने इसको सॉल्व कर लेना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई होना है फर्स्ट एग्जांपल में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपने उस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, -1 जमा माइनस अयूटा m1 और m2। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे तो m1 हो जाएगा, दूसरी दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो m2, ठीक है। देन हमने क्या करना था, हमने देखना था कि रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, तो अयूटा इन्वॉल्व है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है, उस सोल्यूशन में हमने ये वैल्यूज़ पुटअप कर दी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे -t क्यों आया इक्वेशन में, बिकॉज जो फर्स्ट वैल्यू होती है रूट में वो हमारे पास क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू, और जो योटा के साथ होती है वो हमारे पास एंगल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स पी इक्वल टू ए कॉस टी जमा बी साइन टी, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन, यहाँ पे हमने एंगल, यहाँ पे हमने कॉस टी लिखा, वहाँ पे हमने लिखा था कॉस 4t, यहाँ पे सिंगल टी क्यों लिखा है, बिकॉज ये देखें ऊपर इक्वेशन को देखते हुए हमने एंगल लिखना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे पास एंगल क्या है, टी, ठीक है, सिंगल टी है, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पे कॉस टी ही लिखा है, सिंपल टी। अगर वहाँ पे 2t होता तो यहाँ पे भी हमने 2t और 2t लिखना था। नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं, xp1 और, ठीक है, और xp का डबल डेरिवेटिव कैसे लेना है ये आपको पता है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमने इक्वेशन में पुटअप कर देनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये xp की वैल्यू है, ये xp सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू है, और ये xp की, ठीक है। पुटअप करने के बाद आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपने कॉस वाले अलहदा कर लेने हैं और साइन वाले अलहदा कर लेने हैं, ठीक है। देन क्या करना है, उनको इक्वेट कर लेना है एक्सटर्नल फैक्टर से। तो ये मैंने इक्वेट कर लिया, a जमा 2b इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है। कॉस वाली कॉस से